नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। ये पर्टेन करता है सेक्शन 128 कैपिटल ए से, जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम इस साल फाइनेंस बिल 2 ऑफ 2024 के द्वारा प्रपोज की गई। फिर बाद में फाइनेंस एक्ट में सेक्शन 128 कैपिटल ए फाइनेंस एक्ट के थ्रू फाइनल हो गया और अब ये इफेक्टिव हो जाएगा 1 नवंबर 2024 से। इस सेक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी को वेवर करने की बात कही गई है। इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव हो जाएगी यदि नोटिस या ऑर्डर पर्टेन करता है सेक्शन 73 से। ये पहली कंडीशन है। सेकंड बात यह है कि ये जो नोटिस ऑर्डर जो है, ये रिफंड एरनेसली क्लेम से पर्टेन नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर नहीं है। इंटरेस्ट और पेनल्टी का जो वेवर है वो सिर्फ उन्हीं केसेस में है जो केसेस सेक्शन 73 से पर्टेन करते हैं, बट दोज शुड नॉट पर्टेन टू रिफंड एरनेसली क्लेम। एज वेल एज ये अगर कोई नोटिस या ऑर्डर अगर सेक्शन 74 से संबंधित है, उस केस में भी इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर अवेलेबल नहीं है। और इसके बीच में पीरियड भी ध्यान रखिएगा, ये जो एमनेस्टी स्कीम है ये सिर्फ 17-18, 18-19 और 19-20 के लिए आई है। तो इट मींस यदि आपका ऑर्डर 20-21, 21-22 या ऑनवर्ड ईयर्स का है, उस केस में इंटरेस्ट और पेनल्टी का कोई वेवर अवेलेबल नहीं है। बट यदि आपका नोटिस या ऑर्डर उसी में 17-18, 18-19, 19-20 और उसी में 20-21, 21-22 है, मल्टीपल टैक्स पीरियड का सिंगल नोटिस या सिंगल ऑर्डर है, इन दैट केस 17-18, 18-19, 19-20 के लिए तो इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर अवेलेबल रहेगा। बट उसके बाद वाले पीरियड्स के लिए, जैसे कि 20-21, 21-22 या ऑनवर्ड पीरियड्स के लिए इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर अवेलेबल नहीं रहेगा। तो यदि कोई बेनिफिट उठाना चाहता है तो वो बेनिफिट उठा सकता है, बट कुछ शर्तों के साथ। एक तो बात यह है कि आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, SPL 01 या SPL 02। किसको SPL 01 भरना है या किसको SPL 02 भरना है, उस पर आने से पहले मैं आपके साथ 3 केसेस डिस्कस करूंगा जहां पर इस स्कीम का बेनिफिट उठाया जा सकता है। और ये इन तीनों केसेस को समझना जरूरी है यदि हम इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं। केस 1, जहां पर सेक्शन 73 का नोटिस या स्टेटमेंट जारी हुआ है बट ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। केस 2, जहां सेक्शन 73 का नोटिस और स्टेटमेंट जारी हुआ है, ऑर्डर भी जारी हो चुका है, बट अपलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी का ऑर्डर अभी तक जारी नहीं हुआ है। केस 3, जहां पर सेक्शन 73 का नोटिस या स्टेटमेंट जारी हुआ है, उनका ऑर्डर भी पास हो गया, और अपलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी का भी ऑर्डर अगर जारी हो चुका है, बट अपलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर अगर अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो ऐसे केसेस में भी इसका बेनिफिट उठाया जा सकता है। प्रोवाइडेड शर्त वही है जो मैंने सबसे पहले बोली, नोटिस या ऑर्डर जो है वो सेक्शन 73 से पर्टेन करना चाहिए और वो रिफंड एरनेसली क्लेम से पर्टेन नहीं करना चाहिए। एक बेनिफिट की बात जरूर है कि अगर ओरिजिनली नोटिस या ऑर्डर 74 में जारी हुआ हो, बट अपलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के कारण या अपलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के कारण या किसी कोर्ट के ऑर्डर के कारण यदि उस 74 के नोटिस या ऑर्डर को कन्वर्ट कर दिया जाता है सेक्शन 73 के नोटिस के अंदर, इन दैट केस भी स्कीम का बेनिफिट उठाया जा सकता है। तो ये पहली है। अब जो मैंने फॉर्म बोले थे SPL 01 और SPL 02, तीनों केसेस से संबंधित है, इसलिए तीनों केसेस को मैं 1 बाय 1 बार बार आपके सामने शेयर करता रहूंगा। जो पहला केस है जिसमें सेक्शन 73 का नोटिस या स्टेटमेंट जारी हुआ है बट ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, उस केस में आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको फॉर्म भरना है SPL 01। कब तक भरना है? 30 जून 2025 तक। शर्त क्या है कि आपको जो टैक्स, जो नोटिस या स्टेटमेंट में जो आपसे टैक्स मांगा गया, अभी ऑर्डर जारी नहीं हुआ, अभी सिर्फ नोटिस या स्टेटमेंट जारी हुई है अंडर सेक्शन 73 का, जो टैक्स आपसे डिमांड किया गया उस नोटिस या स्टेटमेंट में, उस टैक्स को आप जमा करवा दीजिए। सिर्फ टैक्स को, इंटरेस्ट और पेनल्टी को नहीं, सिर्फ टैक्स को जमा करवा दीजिए 31 मार्च 2025 तक, और SPL 01 को कर दीजिए 30 जून 2025 तक। ये केस 1 है। केस 2 देखिए, जहां पर 73 का नोटिस या स्टेटमेंट जारी हुआ, ऑर्डर भी जारी हो चुका है, बट अभी अपलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी का ऑर्डर जारी नहीं हुआ। और केस 3, जहां पर 73 का नोटिस भी जारी हो चुका, ऑर्डर भी जारी हो चुका, अपलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी का भी ऑर्डर जारी हो चुका, बट अपलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जारी नहीं हुआ। इन दैट केस हमें जो फिल करना है वो फिल करना है SPL 02। कब तक फिल करना है? 30 जून 2025 तक।
शर्त क्या है कि आप टैक्स जमा करा दीजिए जो भी ऑर्डर पास हुआ है। अगर 73 का ऑर्डर पास हुआ है, अभी अपलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी का ऑर्डर पास नहीं हुआ, उस ऑर्डर में जो आपसे टैक्स डिमांडेड है वो जमा करवा दीजिए। और यदि अपलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी का भी ऑर्डर पास हो चुका है केस 3 के अंतर्गत, तो आपको जो टैक्स जमा करवाना है वो जमा करवाना है जो उस ऑर्डर में लिखा हुआ है, जो कि ऑर्डर पास किया अपलेट अथॉरिटी ने या रिविजनल अथॉरिटी ने। कब तक जमा करवाना है टैक्स को? 31 मार्च 2025 तक। और कब तक SPL 02 भरना है? 30 जून 2025 तक। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो केस 1 था जिसमें SPL 01 वाला था, उसमें जो आपको टैक्स जमा कराना है वो DRC 03 के थ्रू कराना है। और केस 2 और केस 3 जिसमें SPL 02 भरना है, उस केस में आपको टैक्स DRC 3 के थ्रू नहीं जमा करवाना, आपको वो टैक्स जमा कराना है बाय क्रेडिटिंग इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। क्योंकि देखिए ऑर्डर पास हो चुका है, आपकी लाइबिलिटी ऑलरेडी क्रिएट की जा चुकी है, या तो एडजुडिकेटिंग अफसर के द्वारा या फिर अपलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी के द्वारा। तो उस केस में आपको लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है, आपको उसको क्रेडिट करके टैक्स जमा करवाना है, DRC 03 नहीं जमा करवाना। बट यदि आपने गलती से DRC 03 जमा करवा दिया है, तो आप ऑनलाइन पोर्टल की हेल्प से उस DRC 03 को DRC 03 कैपिटल A की मदद से कन्वर्ट करवा के एडजस्ट करवा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के थ्रू। बट ध्यान रखिए SPL 01 या SPL 02 सिर्फ तभी भरने हैं जब आप पहले टैक्स जमा करवा चुके हो। किस डेट तक? 31 मार्च 2025 तक। तो जो भी आपसे टैक्स मांगा गया वो जमा करवा देना है। और मैंने आपसे जैसे पहले एक बात कही कि जो रिफंड एरनेसली क्लेम्ड है, उस केस में तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर नहीं है। तो अगर आपके नोटिस या ऑर्डर के अंदर रिफंड एरनेसली क्लेम्ड वाला इशू भी इन्वॉल्व है, तो आपको उसका भी टैक्स जमा करवा देना है। इंटरेस्ट और पेनल्टी को अभी जमा करवाने की जरूरत नहीं है, जब इस स्कीम के अंतर्गत आपको जब ऑर्डर इशू होगा तब आप इंटरेस्ट और पेनल्टी जमा करवा सकते हैं, अभी जमा करवाने की जरूरत नहीं। उसी तरह से यदि आपका नोटिस बाद वाले पीरियड का भी है, 20, 21, 22 का, उस केस का भी अगर कोई नोटिस या ऑर्डर है तो आपको उसका भी टैक्स जमा करवा देना है। इंटरेस्ट और पेनल्टी जमा तो करवाना है, पर उसको आप बाद में जमा करवा सकते हैं जब आपको इस स्कीम के अंतर्गत ऑर्डर जारी हो जाए। एक केस और भी हो सकता है, यदि आपको सेक्शन 16(4) मालूम हो। 16(4) के बाद नए 2 सबसेक्शन इंट्रोड्यूस हुए, सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 16 सबसेक्शन 6। अगर आपको उनके अंतर्गत कुछ रिलीफ मिल रहा है तो आपको उससे संबंधित टैक्स को जमा करवाने की जरूरत नहीं है, उससे संबंधित आप पेपर जोड़ दीजिए, उस पर आपको रिलीफ अभी भी मिल जाएगा। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए आपको फॉर्म SPL 01 और SPL 02 भरने हैं। अब SPL 01 और SPL 02 को भरने का अर्थ ये नहीं है कि आप एंटाइटल हो गए और आपको ये स्कीम मिल गई और आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव हो गया। प्रोसीजर अभी चलना है। यदि आपका SPL 01 या SPL 02 बिल्कुल ठीक फाइल हुआ है तो आपको एक ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा SPL 05 में कि आपको इस स्कीम का बेनिफिट दे दिया गया है। इट मींस SPL 05 इज अ फेवरेबल ऑर्डर। तो प्रोसीजर रहेगा SPL 01 और SPL 02 इफ फाउंड ओके, SPL 05 विल बी इशूड डायरेक्टली। बट सपोज कीजिए आपने SPL 01 या SPL 02 भरा और प्रॉपर ऑफिसर ये सोचता है कि आप इस स्कीम के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, तो आपको वो एक शोकोज नोटिस दे सकता है SPL 03 के अंदर। और SPL 03 में जब आपको नोटिस दिया जाएगा तो ये 3 महीने के अंदर दिया जाएगा जब आपने SPL 01 या SPL 02 भरा था। अगर 3 महीने में आपको SPL 03 इशू नहीं होता तो मान लिया जाएगा आपके लिए स्कीम अप्रूव हो गई है और आपके लिए SPL 05 इशू कर दिया जाएगा। बट एज्यूम कीजिए अगर आपके SPL 01 या SPL 02 से प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है और अगर उन्होंने SPL 03 इशू कर दिया है तो आपको अपना जो रिप्लाई देना है वो रिप्लाई देना है SPL 04 में। अगेन देयर कैन बी 2 सिचुएशंस, या तो आप अपना रिप्लाई देंगे या आप अपना रिप्लाई नहीं देंगे। अगर आपने अपना रिप्लाई दिया ही नहीं, जो रिप्लाई देना है वो अपने रिप्लाई देना है SPL 04 में। अगर आपने रिप्लाई दिया ही नहीं तो आपको जिस दिन SPL 03 इशू हुआ था उस दिन के 4 महीने जोड़कर प्रॉपर ऑफिसर को अपना ऑर्डर जारी करना है। और अगर आपने SPL 04 में अपना रिप्लाई दे दिया
तो जिस दिन आपने रिप्लाई दिया, उस रिप्लाई देने के 3 महीने के अंदर प्रॉपर ऑफिसर को अपना ऑर्डर जारी करना है। अगेन, आपने SPL 04 में अपना रिप्लाई दिया या नहीं दिया, जिस टाइम पीरियड में ये ऑर्डर जारी होना है, 2 तरह के ऑर्डर जारी हो सकते हैं। या तो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि आप इस स्कीम के लिए एंटाइटल्ड हैं और आपको फेवरेबल ऑर्डर SPL 05 दे दिया जाएगा, या अगर वो आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है, या तो आपने रिप्लाई दिया ही नहीं, या आपके रिप्लाई SPL 0 से वो सेटिस्फाई नहीं है, इन दैट केस SPL 07 विल बी इशूड। SPL 05 is a favorable order, SPL 07 is not a favorable order। अगर तो आपको फेवरेबल ऑर्डर मिल गया, आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिल गया, तब आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट आप कोई भी अपील दाखिल नहीं कर सकते। अपील दाखिल करने की जरूरत ही नहीं है जब आपको फेवरेबल ऑर्डर मिल चुका है। बट अगर आपको SPL 07 दिया गया, अगेन देयर कैन बी 2 सिचुएशंस। या तो आप SPL 07 के अगेंस्ट में अपील फाइल नहीं करेंगे, या आप SPL 07 के अगेंस्ट में अपील दाखिल कर देंगे। अपील कब तक दाखिल करनी है? सेक्शन 107 सब सेक्शन 1 में 3 महीने का टाइम दिया हुआ फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर। 3 महीने में आपको अपील दाखिल करनी है। पहला केस है, आपको SPL 07 मिला, नॉन फेवरेबल ऑर्डर मिला, और आप अपील डालते ही नहीं, आप अपील नहीं डालते। इन दैट केस 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली, अगर आपने कोई ओरिजिनली अपील विड्रॉ की थी, क्योंकि जो आपको SPL 02 में जो आपको इस स्कीम का बेनिफिट उठाना है, उसमें एक शर्त यह भी है कि आपको अगर कोई अपील अगर आपने डाली हुई है तो आपको उसे विड्रॉ करना है। तो अगर आपने ओरिजिनली कोई अपील विड्रॉ कर ली थी और अब अगर आपको SPL 07 मिल गया और आपको इस स्कीम के अंतर्गत भी वेवर नहीं मिल रहा इंटरेस्ट और पेनल्टी का, तो अगर आपने SPL 07 के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील दाखिल नहीं करी, तो आपकी ओरिजिनल अपील अगर आपने कोई विड्रॉ की है वो रिस्टोर हो जाएगी। आपको दोबारा से बेनिफिट मिल जाएगा कि आपके लिए वो अपील रिस्टोर हो गई। बट एक केस ये भी हो सकता है कि आपको SPL 07 इश्यू हुआ, आपने SPL 07 के ऑर्डर के अगेंस्ट आप सेटिस्फाई नहीं है और आपने अपील दाखिल कर दी। अब जब आपने अपील दाखिल करी तो अगेन आपको एक अपलेट अथॉरिटी के सामने मौका मिलेगा अपना केस पेश करने के लिए। और सपोज कीजिए अपलेट अथॉरिटी ने आपकी अपील को अलाउ कर दिया और कह दिया कि आप इस स्कीम के लिए एंटाइटल हैं, तो आपको जो ऑर्डर जारी किया जाएगा वो SPL 06 में किया जाएगा। तो SPL 06 इज अगेन अ फेवरेबल ऑर्डर। जैसे SPL 05 फेवरेबल ऑर्डर था, SPL 05 तो डायरेक्टली आपको प्रॉपर ऑफिसर से ही मिल गया। SPL 06 अगर फेवरेबल ऑर्डर मिलेगा तो वो अपलेट अथॉरिटी से मिलेगा। आपको फेवरेबल ऑर्डर मिल गया, आप SPL 06 के अगेंस्ट कोई अपील फाइल नहीं कर सकते, फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दिस इज अ फेवरेबल ऑर्डर। जो आपने मांगा था वो आपको मिल चुका है। बट अगर मानिए अगर आपको SPL 07 के अगेंस्ट पहले तो आपकी इस स्कीम को डिनाई कर दिया, रिजेक्ट कर दिया प्रॉपर ऑफिसर ने, अब अपलेट अथॉरिटी ने भी मना कर दिया, तब अगर आप SPL 08 फाइल कर देंगे तो आपकी ओरिजिनल अपील अगर आपने कोई विड्रॉ करी है वो रिस्टोर हो जाएगी। या अगर आप 3 महीने तक कोई अपील फाइल नहीं करते तब भी वो अपील जो है वो आपकी रिस्टोर हो जाएगी। आपको अंडरटेकिंग किसमें देनी है कि आप इस रिजेक्शन अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ अपलेट अथॉरिटी जो SPL 07 रिजेक्ट हुआ कि आप इसके अगेंस्ट कोई अपील फाइल नहीं करेंगे, आपको जो अंडरटेकिंग देनी है वो SPL 08 में देनी है, तब भी आपकी ओरिजिनल अपील रिस्टोर हो जाएगी। तो इस पूरी डिस्कशन के बाद यदि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं, SPL 05 और SPL 06 फेवरेबल ऑर्डर है, बट SPL 07 जो है वो नॉन फेवरेबल ऑर्डर है। अगर आपको SPL 07 के अगेंस्ट अगर आपको SPL 06 नहीं मिलता, आपको फेवरेबल ऑर्डर नहीं मिलता, तो आपकी ओरिजिनल अपील अगर आपने कोई पहले फाइल की हुई थी और विड्रॉ करी ताकि आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा पाए, वो अपील आपकी रिस्टोर हो जाएगी। अगर आपको SPL 05 और SPL 06 मिल गया तो वैसे ही आपके फेवरेबल ऑर्डर है, आप कोई अपील फाइल नहीं कर सकते। पर इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपको SPL 05 या SPL 06 इशू हो गए और आपका जो इशू इन्वॉल्व थे वो रिफंड एरनेसली क्लेम्ड वाले इशू भी थे, जिसका ओरिजिनली आपने सिर्फ टैक्स जमा करवाया था, या वो वाले पीरियड इन्वॉल्व थे जो कि 19-20 के बाद वाले पीरियड थे, 20-21, 21-22, और जिसका आपने इस अपील का बेनिफिट, इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेते हुए सिर्फ टैक्स जमा करवाया था, आपको विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ SPL 05 और SPL 06 उनका इंटरेस्ट और पेनल्टी
जमा करवा देना है, नहीं तो ये जो आपको फेवरेबल ऑर्डर मिले हैं SPL 05 या SPL 06 के, ये वॉइड मान लिए जाएंगे। और एक केस मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं बिफोर कंक्लूडिंग दिस। मैंने आपको शुरू में बताया जो आपको SPL 01 या SPL 02 भरना है वो 30 जून 2025 तक भरना है। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है कि यदि फ्यूचर में कभी जो केस आज आपका 74 में चल रहा होगा और अगर फ्यूचर में कभी वो अपलेट अथॉरिटी के कारण या अपलेट ट्रिब्यूनल के कारण या किसी कोर्ट की डायरेक्शन के कारण अगर वो 73 में कन्वर्ट हो जाता है, तब भी आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब भी वैसा ऑर्डर जारी होगा अपलेट अथॉरिटी का या अपलेट ट्रिब्यूनल का या किसी कोर्ट का, तब भी आप SPL 01 या SPL 02 का बेनिफिट उठाकर, जो कि आप फाइल कर सकते हैं 6 महीनों में, जब आपको ऐसा ऑर्डर कि जिसमें आपका 73 का नोटिस या ऑर्डर को 73 के नोटिस या ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तब भी आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि पूरा का पूरा जो रेलेवेंट केस है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। और हाँ, एक चीज और है, यदि आपको फेवरेबल ऑर्डर जारी होते हैं SPL 05 या SPL 06 में, अगर तो वो केस 1 से संबंधित है, यानी कि कौन सा केस, जहां पर आपको सिर्फ सेक्शन 73 या 74 का सिर्फ सेक्शन 73 का नोटिस या स्टेटमेंट जारी हुई है बट अभी तक ऑर्डर जारी नहीं हुआ, उस केस में सिर्फ SPL 05 इशू किया जाएगा या SPL 06 इशू किया जाएगा और उस केस में कोई DRC 7 इशू नहीं किया जाएगा। रीजन यह है कि अभी तक कोई लाइबिलिटी उन्होंने क्रिएट ही नहीं करी, अभी तक उन्होंने ऑर्डर पास ही नहीं किया, इसलिए कोई DRC 7 को इशू करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ SPL 05 और SPL 06 विल बी सफाइस इन दैट केस। बट अगर वो सेकेंड या थर्ड केस है जहां सेक्शन 73 का नोटिस या स्टेटमेंट जारी हुआ, ऑर्डर भी जारी हो चुका है, उस केस में अगर अपलेट अथॉरिटी रिविजनल अथॉरिटी का अगर ऑर्डर जारी नहीं हुआ या अगर उनके भी जारी हो चुके हैं, अपलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर अगर अभी तक जारी नहीं हुआ बट सेक्शन 73 का तो ऑर्डर जारी हो चुका है, आपकी ऑलरेडी लाइबिलिटी क्रिएट की जा चुकी है आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में, इन दैट केस आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर को मॉडिफाई किया जाएगा। और वीडियो को अंत करने से पहले एक बात मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो कि इसके लिए काफी जरूरी है। यदि आज से पहले कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी भर चुका है तो उसका रिफंड उसे नहीं मिलेगा। और एक लास्ट बात और, वो बात यह है कि यदि आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा रहे हैं इंटरेस्ट और पेनल्टी का, और आपने सिर्फ टैक्स भरा, इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर उठा लिया, बट जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में आपने इस इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर दिया, अगर डिपार्टमेंट इस ऑर्डर के अगेंस्ट में ऑलरेडी अपील में गया हुआ है या अपील में चला जाता है और कल को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, कल को अपलेट अथॉरिटी के द्वारा या कोर्ट के द्वारा अगर लाइबिलिटी एनहांस हो जाती है, इन दैट केस आपको एडिशनल टैक्स भी पे करना होगा विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, जिस दिन आपकी लाइबिलिटी को एनहांस कर दिया जाता है। अगर आप उस टैक्स, एनहांस टैक्स के एडिशनल टैक्स को जमा नहीं करवाएंगे, इन दैट केस अगेन आपका SPL 05 या SPL 06 वॉइड मान लिया जाएगा। दोस्तों, प्रोसीजर काफी लंबा भी है और काफी टेक्निकल भी है। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद सेक्शन 128 कैपिटल ए के लेकर आपकी काफी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होंगी, पर फिर भी मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि इस सेक्शन 128 कैपिटल ए को, नोटिफिकेशन नंबर 20/2024 को और सर्कुलर नंबर 238 को, आप तीनों को एक साथ पढ़ेंगे ताकि आप पूरा का पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाए। दोस्तों, मैंने अपने पुराने वीडियो में सेक्शन 128 कैपिटल ए की शर्तें, रिस्ट्रिक्शंस, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा रूल 164 के अंतर्गत, वो सारा डिस्कस किया था और सर्कुलर नंबर 238 का भी हवाला उसके अंदर दिया था। जो सर्कुलर नंबर 238 जारी हुआ, जो कि जारी हुआ था 15 अक्टूबर 2024 को, उसके अंदर कुछ इश्यूज को लेकर कंफ्यूजन बनी हुई थी, जिन इश्यूज को इस सर्कुलर के माध्यम से क्लैरिफाई किया गया है। उन इश्यूज को, उन FAQs को, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं या जो इश्यूज हैं इस स्कीम से अंतर्गत, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये जो टोटल इश्यूज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये 16 इश्यूज हैं। बट इस वीडियो को देखने से पहले मैं समझता हूं कि आप सेक्शन 128 कैपिटल ए का या रूल 164 का वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे, जो एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, क्योंकि इस वीडियो को फर्दरेंस में ही इसको
समझने का बेनिफिट रहेगा। और ये इन 16 क्वेश्चंस को अब मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहला इशू ये है कि यदि ये जो सेक्शन 128 कैपिटल एज ये जब से इफेक्ट में आया 1 नवंबर 2024 से, अगर किसी व्यक्ति ने ऑलरेडी टैक्स जमा करवा दिया है इस 1 नवंबर 2024 से पहले ही, क्योंकि जो फाइनेंस बिल आया था वो जुलाई में आया था, जो फाइनेंस एक्ट बना वो 16 अगस्त को बना, तो किसी व्यक्ति ने अगर सपोज करो किसी ने टैक्स तो पहले ही जमा करवा दिया और अभी सेक्शन 128 कैपिटल ए इफेक्टिव नहीं हुआ था, ये इफेक्टिव हुआ 1 नवंबर 2024 से, बट किसी ने टैक्स का कंपोनेंट पहले ही जमा करवा दिया, तो क्या वो भी इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है? द आंसर इज यस, वो बेनिफिट उठा सकता है। उसको बाकी सारी शर्तें वैसे ही फॉलो करनी है जो रूल 164 में दी हुई है। SPL 01 भरना, SPL 02 भरना, बाकी सारे काम उसे करने हैं, बट वो वाले लोग भी उठा सकते हैं जिन्होंने टैक्स कंपोनेंट पहले भर दिया होगा 1 नवंबर 2024 से। सेकंड बात यह है कि सपोज कीजिए किसी टैक्स अफसर ने आपसे टैक्स लेना था बट उसने रिकवरी किसी थर्ड पार्टी से कर दी, जिसको हम गार्निशी प्रोसीडिंग भी बोलते हैं। सपोज कीजिए किसी डिपार्टमेंट के अफसर ने टैक्स लेना था मेरे से, बट मेरे से टैक्स लेने की बजाय उन्होंने किसी मेरे डेटर से ऑलरेडी मेरे नाम का टैक्स रिकवर कर लिया है और मेरी लायबिलिटी को रिड्यूस कर दिया है। तो जो टैक्स उन्होंने जो मेरे से लेना था बट मेरे बिहाफ पर किसी और से कलेक्ट कर लिया है, क्या उस टैक्स को भी मान लिया जाएगा कि स्कीम को लेते वक्त की वो टैक्स की पेमेंट मेरे बिहाफ पर हुई है? ये सेकंड क्वेश्चन था। यस, ये मान लिया जाएगा कि वो टैक्स की पेमेंट मेरे बिहाफ पर हुई है। शर्त सिर्फ ये है कि ये जो टैक्स जो पे हो चुका होना चाहिए, ये जो टैक्स कलेक्ट हो चुका होना चाहिए, ये 31 मार्च 2025 से पहले हो चुका होना चाहिए। एक चीज ये है कि सपोज कीजिए कोई व्यक्ति, कोई टैक्स अफसर ऐसा है जिसने इंटरेस्ट और पेनल्टी ऑलरेडी ले चुका है, वो रिकवर कर चुका है, या कोई व्यक्ति ऑलरेडी इंटरेस्ट और पेनल्टी पे कर चुका है फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 के लिए, क्या उस इंटरेस्ट और पेनल्टी को भी इस स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए उस टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट किया जा सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि सीधा सीधा इस सेक्शन 128 कैपिटल ए में लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति इंटरेस्ट और पेनल्टी पे कर चुका है उसका रिफंड नहीं मिलेगा, ना उसका रिफंड मिलेगा, ना उसको एडजस्ट किया जा सकता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अगला इशू ये है कि सपोज कीजिए जो 4th नंबर का इशू है वो ये है कि किसी व्यक्ति ने ऑलरेडी टैक्स पहले ही जमा करवा दिया, अभी उसको नोटिस या ऑर्डर जारी नहीं हुआ, और अब ये जो नोटिस या ऑर्डर है ये सिर्फ पर्टेन करता है इंटरेस्ट और पेनल्टी से। द आंसर इज यस, किसी ने अगर टैक्स ऑलरेडी जमा करवा दिया और जो नोटिस या ऑर्डर है वो सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी से पर्टेन करता है, द आंसर इज यस, उसको भी बेनिफिट मिल जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि ये जो इंटरेस्ट है ये सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 से पर्टेन नहीं होना चाहिए। इट मींस उन केसेस में जहां सेल्फ असेस टैक्स है वहां पर बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी अवेलेबल नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये है कि सपोज कीजिए किसी व्यक्ति के नोटिस या ऑर्डर में 5 इश्यूज से तो वो एग्री करता है, 5 इश्यूज में तो वो इस स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहता है, और 2 के अगेंस्ट में वो अपील में जाना चाहता है। टोटल 7 इश्यूज थे अगर उसके नोटिस या ऑर्डर में, 5 के अगेंस्ट तो वो इस स्कीम का, 5 इश्यूज के अगेंस्ट तो वो इस स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहता है, 2 के अगेंस्ट वो लिटिगेशन करना चाहता है, अपील में जाना चाहता है। द आंसर इज नो, उसको सातों के सातों इश्यूज पर टैक्स को जमा करवाना पड़ेगा, नहीं तो उसको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जो इश्यू नंबर 6 है वो ये है कि जहां पर एक नोटिस के अंदर मल्टीपल टैक्स पीरियड है, जैसे 17-18, 18-19, 19-20, और उसी नोटिस या ऑर्डर के अंदर 20-21, 21-22 भी इन्वॉल्व है जिनके लिए वेवर अवेलेबल नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में उनको बेनिफिट मिल जाएगा? द आंसर इज यस, 17-18, 18-19, 19-20 के लिए उसको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर मिल जाएगा, पर बाद वाले पीरियड 20-21, 21-22 अगर पीरियड इन्वॉल्व है उनके लिए उसको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर नहीं मिलेगा। बट स्कीम का फॉर्म भरते वक्त SPL 01 या SPL 02 उसको सिर्फ टैक्स जमा कराने की जरूरत है, वो इंटरेस्ट और पेनल्टी बाद में भी जमा करवा सकता है जब ऑर्डर जारी होगा SPL 05 या SPL 06 के अंदर। अगला जो इश्यू है वो ये है कि जहां पर क्वेश्चन नंबर जो इश्यू नंबर 7 है वो ये है कि सपोज कीजिए अगर आपको कोई नोटिस जारी हुआ या ऑर्डर जारी हुआ अंडर सेक्शन 73 में, उसके अंदर कुछ इश्यूज तो
नॉर्मल इशू है जैसे 3B 2A वगैरह वाले, और एक इशू रिफंड एरनेसली क्लेम्ड का है। क्या उस केस में भी हम इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं? यस, अगर मल्टीपल इश्यूज इन्वॉल्व हैं बट वन ऑफ द इशू इन्वॉल्व इज रिफंड एरनेसली क्लेम्ड, स्टिल benefit under this scheme, benefit under section 100 capital A can be availed provided आपको जो रिफंड erroneously claimed है उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर नहीं मिलेगा। बट जब आप अप्लाई कर रहे होंगे स्कीम के लिए SPL 01 या SPL 02 में, आपको तब इंटरेस्ट और पेनल्टी भरने की जरूरत नहीं है। जब आपको ऑर्डर जारी होगा तब आप इंटरेस्ट और पेनल्टी भर सकते हैं अगर वो रिफंड erroneously क्लेम से परटेन करती होगी। बट ये ध्यान रखिएगा कि अगर 3 महीने के अंदर आपको SPL 05 और SPL 05 या SPL 06 के अंदर जब ऑर्डर जारी होगा, अगर 3 महीने के अंदर आप इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं भरते, चाहे वो 19-20 के बाद वाले पीरियड हो या रिफंड एरनेसली क्लेम्ड वाले पीरियड हो, अगर आपने इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं भरी तो आपको जो फेवरेबल ऑर्डर इशू हुए होंगे SPL 05 या SPL 06 में, वो वॉइड मान लिए जाएंगे। इशू जो अगला इशू है वो ये है कि सपोज कीजिए आपके टैक्स को एनहांस कर दिया जाता है बाद में, और आपको फेवरेबल ऑर्डर ऑलरेडी SPL 05 इशू हो चुका है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं इस इशू नंबर 8 को। सपोज कीजिए आपको एक ऑर्डर जारी हुआ था सेक्शन 73 में, 1 लाख रुपए का टैक्स था, बाकी इंटरेस्ट और पेनल्टी थी। सेक्शन 73 का केस था, रिफंड एरनेसली क्लेम्ड वाला इशू इन्वॉल्व नहीं था, 1 लाख रुपए का केस था। आपने 1 लाख रुपए टैक्स जमा करवाया और आपको इस स्कीम के अंतर्गत आपको SPL 05 या SPL 06 इशू हो गया और आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिल गया। बट बाद में यदि डिपार्टमेंट इस ऑर्डर के अगेंस्ट, जो 1 लाख रुपए का टैक्स था बाकी इंटरेस्ट और पेनल्टी था, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर डिपार्टमेंट अपील में चला जाता है और कल को हायर अथॉरिटीज के द्वारा इस टैक्स के अमाउंट को एनहांस कर दिया जाता है, सपोज कीजिए 1 लाख रुपए को एनहांस करके 1,70,000 रुपए कर दिया जाता है, और आपने तो शुरू में 1 लाख रुपए भर के स्कीम का बेनिफिट उठा लिया, तो ध्यान रखिएगा तब आपको जो एडिशनल टैक्स है 70,000 रुपए वो भी पे करना होगा विद इन 3 मंथ्स ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच ऑर्डर। अदरवाइज जो आपको ओरिजिनली SPL 05 या SPL 06 इशू हुए होंगे वो वॉइड मान लिए जाएंगे। अगला इशू ये है कि अगर आपने कोई अपील या रिट डाली हुई है तो क्या उसको विड्रॉल करना जरूरी है? द आंसर इज यस। आपको SPL 01 या SPL 02 भरने से पहले, जो कि आपको भरने हैं 30 जून 2025 तक, उससे पहले यानी कि 31 मार्च 2025 तक आपको अपील या रिट कुछ भी डाली हो उसको विड्रॉ करना जरूरी है। अगर आपने SLP भी डाली हुई है, बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्पेशल पिटिशन भी डाली हुई है, तब भी आपको उसको विड्रॉ करना जरूरी है और उसके ऑर्डर को अटैच करना जरूरी है अपनी एप्लीकेशन के साथ SPL 01 या SPL 02 भरते वक्त। बट यदि आपने अपील या रिट या SLP विड्रॉ कर ली और अभी विड्रॉल ऑर्डर जारी नहीं हुआ, तो वो ऑर्डर आप बाद में भी दे सकते हैं। जब भी आपको वो ऑर्डर जारी होगा आप 1 महीने के अंदर उस ऑर्डर को इंटीमेट कर सकते हैं अपने प्रॉपर ऑफिसर को। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या इस स्कीम का बेनिफिट उन केसेस में भी उठाया जा सकता है जिन केसेस में IGST और कंपनसेशन सेस इन्वॉल्व होंगे? तो देखिए, जो IGST एक्ट का सेक्शन 20 है और जो कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट वाला सेक्शन 11 है, वो सिंपली कहते हैं कि वो पारी मटेरियल चलेंगे CGST के सेक्शन, उनके सेक्शंस के साथ। तो अगर आपके केस में जो टैक्स इन्वॉल्व है, चाहे वो CGST SGST के साथ, अगर वो IGST और सेस वाले टैक्स भी इन्वॉल्व हैं, तब भी आप उन केसेस में भी इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगला जो केस है वो ये है कि अगर आपका केस ट्रांजिशन क्रेडिट से संबंधित है, जो आपने इरेगुलरली अवेल कर दिया, जिसके लिए आप एंटाइटल्ड नहीं थे, तो क्या सेक्शन 128 कैपिटल A का बेनिफिट क्या आप उन केसेस के लिए भी ले सकते हैं जो ट्रान 1 या ट्रान 2 वाले केसेस हैं? यस, आप ले सकते हैं, क्योंकि रूल 121 में लिखा हुआ है कि ट्रांजिशनल क्रेडिट वाले केसेस भी सेक्शन 73 या 74 के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। तो अगर ट्रांजिशनल क्रेडिट का केस सेक्शन 73 से परटेन करता होगा तो उस केस में आप सेक्शन 128 कैपिटल A का बेनिफिट ले सकते हैं, बट वो 74 से परटेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 128 कैपिटल A सेक्शन 74 से संबंधित नहीं है।
अगला जो केस है वो ये है कि क्या सेक्शन 128 कैपिटल है उन केसेस को भी कवर करेगा जहां वेवर ऑफ पेनल्टीज है अदर देन लेट फी रिडेम्पशन फी। द आंसर इज यस। अगर आपको नोटिस जारी हुआ सेक्शन 73 में बट जो पेनल्टीज जो इन्वोक हुई वो सेक्शन 122 या 125 की हैं, उनका भी वेवर मिल जाएगा, बट लेट फीस या रिडेम्पशन फी का कोई वेवर नहीं मिलेगा। और अगला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर जो 13 है या जो इशू नंबर 13 वो ये है कि क्या हम जो हमने पेमेंट करनी है सेक्शन 128A में जो टैक्स कंपोनेंट की पेमेंट करनी है, क्या उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का भी यूज कर सकते हैं? द आंसर इज यस, हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज भी कर सकते हैं, बट अगर वो रिवर्स चार्ज से संबंधित होगा इन दैट केस कैश लेजर से ही पे करवाना है। और एक केस इन्होंने वो भी लिखा हुआ है कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले केस है तब भी सिर्फ कैश लेजर से ही जमा करवाना है, जबकि मैं इस इशू से डिफर करता हूं। बट इस सर्कुलर के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर रिवर्स चार्ज वाला केस हो या सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला केस, उस केस में इस स्कीम का बेनिफिट उठाते वक्त जो टैक्स कंपोनेंट है वो सिर्फ कैश लेजर से जमा करवाना है। और अगर रिवर्स चार्ज या ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला केस नहीं है, दूसरे केसेस हैं, तो क्रेडिट लेजर भी यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 या इशू नंबर 14 जो है वो ये है कि क्या सेक्शन 128 कैपिटल ए का वेवर उन केसेस में भी उठाया जा सकता है जहां आईजीएसटी पेबल पर्टेन करता है कस्टम एक्ट 1962 से? द आंसर इज नो, उन केसेस में बेनिफिट नहीं उठाया जा सकता। और अगला जो इशू है वो ये है क्योंकि सेक्शन 16 सब सेक्शन 5 और सेक्शन 16 सब सेक्शन 6 इंसर्ट हो गए रिट्रोस्पेक्टिव डेट से 1 जुलाई 2017 से, जिसमें क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है 30 नवंबर 2021 तक के लिए, फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 के लिए भी, या 16, 6 जिनमें किसी रजिस्टर्ड पर्सन का नंबर कैंसिल हो गया और वो बाद में रिवोक हो गया, तो उन केसेस के लिए क्या करना है? क्या उन केसेस के लिए भी टैक्स जमा करवाना है? तो आंसर इज दिस, उन केसेस में टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 16/5, 16/6 से संबंधित है, बट आपको संबंधित डॉक्यूमेंट जरूर देने पड़ेंगे, आपको साबित करना पड़ेगा जो क्रेडिट को आप पहले 16/4 की लिमिटेशन के कारण से नहीं ले पाए थे, बट आप 16/5 की या 16/6 की वजह से उन आईटीसी क्रेडिट के लिए एंटाइटल हो चुके हैं, आपको डॉक्यूमेंट जोड़ने पड़ेंगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक सर्कुलर नंबर 237 आया था जो कि कहता था 16/4, 16/5 या 16/6 के लिए आपको रेक्टिफिकेशन डालनी पड़ेगी, बट अगर आपको सर्कुलर 237 और 238 को अगर आप एक साथ पढ़ेंगे, अगर आपका केस 16/4, 16/5, 16/6 का है और आप सर्कुलर नंबर 238 यानी सेक्शन 128 कैपिटल ए या रूल 164 का बेनिफिट उठा रहे हैं, तो उस केस में आपको 16/4, 16/5 या 16/6 से संबंधित रेक्टिफिकेशन डालने की जरूरत नहीं है, जो कि आपको डालनी होती है अंडर सेक्शन 161। और लास्ट इशू ये है, इशू नंबर 16, वो ये है कि अगर आपने SPL 02 जो फाइल किया और उसमें अगर आपने जो टैक्स जमा करवा दिया DRC 03 के थ्रू, जबकि जमा करवाना था बाय क्रेडिटिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर के थ्रू, तो उन केसेस में आपको क्या करना है? तो उन केसेस में आपको ये करना है, यदि आपने DRC 03 से जमा करवा दिया तो आप DRC 03 कैपिटल ए की हेल्प के थ्रू उसको चेंज करवाइए और उसको बदलवाइए, अपने इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर से क्रेडिट करवाइए और SPL 02 ऐसा करवाने के बाद में ही भरिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये FAQs जो 16 हैं एज वेल एज सेक्शन 128 कैपिटल ए, रूल 164, सर्कुलर नंबर 238 और थोड़ा बहुत रेफरेंस सर्कुलर नंबर 237, ये सब आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए, आपकी GST नॉलेज के लिए बहुत यूजफुल साबित होंगे। मैं इस बात को एक बार फिर आपके साथ कहना चाहूंगा, जो मैंने डिस्कस किया ये एक जनरल लैंग्वेज है, काइंडली रेफर टू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ओनली टू हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम। थैंक यू।